हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आज हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी एचजीपी के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है? तो ये एक मेगा प्रोजेक्ट होता है जिसमें हम जीनोम की सीक्वेंसिंग करते हैं, या जीनोम में जो टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए है उसमें जो बेसिस होते हैं वो बेसिस किस क्रम में पाए जाते हैं, इसी क्रम का पता लगाने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। और इससे बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होते हैं, यानी ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा जो है अप्रोच है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एचजीपी का मतलब यहाँ पर हर पॉइंट को बहुत क्लियरली और बहुत जो है अच्छे तरीके से आप इसको याद करेंगे। देखिए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है एक क्या है ये, तो ये मेगा प्रोजेक्ट है। यानी ये कैसा प्रोजेक्ट है? तो आप कहोगे ये मेगा प्रोजेक्ट है। और इसका मेन गोल्स क्या होता है? तो इसका मेन गोल्स होता है डीएनए की सीक्वेंसिंग करना, इसके ह्यूमन के जीनोम का। और आपको पता है ह्यूमन के जीनोम में बेस पेयर की संख्या कितनी होती है? तो ये लगभग 3 × 10⁹ बेस पेयर लॉन्ग होता है। आपने डीएनए के लेंथ को पढ़ा था, जिसमें यहाँ पे हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए जो है वो 3 × 10⁹ बेस पेयर होता है। और इसी में जो बेसिस का सीक्वेंस है उसी का हमें क्या करना है, पता लगाना है, उसी की सीक्वेंसिंग करनी है। इसके अंतर्गत तो आप कहोगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंतर्गत। देखिए, इस प्रोजेक्ट को कब लॉन्च किया गया था? तो ये 1990 में लॉन्च किया गया था। और ये कंप्लीट कब हुआ था? 2003 में। यानी ये लगभग कितने ईयर का प्रोजेक्ट था? तो ये 13 ईयर का प्रोजेक्ट था। उसके बाद देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने वाले जो इंस्टीट्यूट्स थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उन सारे इंस्टीट्यूट को आपको याद रखना है, क्योंकि इंस्टीट्यूट के हेल्प से ही इतना बड़ा प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के द्वारा किया जा सकता है और सारे डीएनए की सीक्वेंसिंग की जा सकती है, जिससे आपको ह्यूमन टू ह्यूमन जो जीनोम है उसमें क्या सिमिलरिटी है और क्या डिसिमिलरिटी है, अलग अलग ह्यूमन की कैपेबिलिटी कैसे अलग अलग होती है, तो ये किस पर डिपेंड करता है? तो उस जीनोम या जेनेटिक मेकअप पर डिपेंड करेगा। तो इन सारी चीज़ों का जो पता लगाना होता है वो डीएनए सीक्वेंसिंग के द्वारा ही पॉसिबल हो पाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो एचजीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है, उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, उसके बाद वेलकम ट्रस्ट यूके है। ये सब इंस्टीट्यूट हैं जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे। अब देखो यहाँ पे इन सभी इंस्टीट्यूट के अलावा यहाँ पर एडिशनल कंट्रीब्यूशन भी मिला इस प्रोजेक्ट को। कहाँ से मिला? जापान से मिला, फ्रांस से मिला, जर्मनी से, चाइना से और अदर कंट्रीज से भी अलग अलग कंट्रीब्यूशन इस प्रोजेक्ट के लिए मिला। तो ये सारे इंस्टीट्यूट्स आपको याद रखने हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर सीक्वेंसिंग के लिए कॉस्ट कितना लगा। कॉस्ट यानी कितना जो है पैसा खर्च हुआ। तो यहाँ पे देखेंगे कि ह्यूमन जीनोम के पास लगभग कितने बेस पेयर हैं? 3 × 10⁹ बेस पेयर हैं। और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग रिक्वायर्ड, मतलब शुरुआत में जो सीक्वेंसिंग का कॉस्ट जो रिक्वायर्ड होता था, यहाँ पे 3 पर बीपी, मतलब यहाँ पे $3 पर बीपी, मतलब एक बेस पेयर की सीक्वेंसिंग कराने में कितने डॉलर का खर्चा होता था? तो यहाँ पे $3 का खर्चा होता था, मतलब केवल एक बेस पेयर की सीक्वेंसिंग कराने में। ऐसे कितने बेस पेयर हैं? 3 × 10⁹ बेस पेयर हैं। इसकी सीक्वेंसिंग कराने के लिए लगभग कितने डॉलर खर्च होंगे यहाँ पे? तो 9 बिलियन US डॉलर यहाँ पर खर्च होंगे। इस चीज को याद रखेंगे आप। चलिए, उसके बाद सीक्वेंसिंग के बाद जो डाटा मिलेगा, यानी जो बेसिस का क्रम मिलेगा पूरे डीएनए पर, उस डाटा को स्टोर भी करना पड़ेगा। तो स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए? उसको हम, मतलब जैसे किसी भी डीएनए में जो सीक्वेंस का क्रम है उसको आप टाइप करते जाओगे और उसका एक डाटा आपके पास स्टोर हो जाएगा। तो स्टोर करने के लिए पहले जो है इसका यूज किया गया, किताबों का यूज किया गया। आज के समय में तो कंप्यूटर का यूज किया जाता है, लेकिन शुरुआत में ये जो है किताबों का यूज किया गया, जिसमें क्या बताया गया कि अगर एक पेज में 1000 लेटर आ जाते हों, मतलब एक पेज में टोटल कितने लेटर? 1000 लेटर आता हो, और ऐसे ही पेज का 1000 पेज
यानी प्रत्येक पेज 1000 लेटर जिसमें आता हो, और ऐसे 1000 पेज की क्या बनी हो, एक किताब बनी हो, तो ऐसे ही किताबों की लगभग 3300 किताबों की ज़रूरत होगी पूरे डाटा को स्टोर करने के लिए। तो जितना डाटा मिलेगा सीक्वेंसिंग के बाद, उसको स्टोर करने के लिए कितनी किताबों की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर 3300 बुक्स। लेकिन 3300 बुक्स में पेज की संख्या कितनी हो, 1000 पेज हो, और उस 1000 पेज में कितने वर्ड लिखे जा सकते हो, तो आप कहोगे 1000 वर्ड्स लिखे जा सकते हो। तो ऐसे ही 3300 बुक्स की ज़रूरत है। अब देखेंगे, नाउ एडेज कंप्यूटेशनल डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर डाटा स्टोरेज। आज के समय में कंप्यूटेशनल डिवाइसेस डाटा स्टोरेज के लिए यूज की जाएंगी। चलिए, गोल्स ऑफ HGP मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है। देखो, उद्देश्य की बात करेंगे तो यहाँ पे पहला उद्देश्य क्या है, आइडेंटिफाई ऑल द अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन्स इन ह्यूमन DNA। यानी ह्यूमन DNA में पाए जाने वाले 20 से 25,000 जीन की क्या कराई जाए, सीक्वेंसिंग कराई जाए। ये उद्देश्य था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। उसके बाद दूसरा उद्देश्य क्या था, डिटरमाइन द सीक्वेंसेस ऑफ द 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर दैट मेकअप ह्यूमन DNA। यानी ह्यूमन DNA लगभग कितने बेस पेयर का बना होता है, तो 3 बिलियन बेस पेयर का बना होता है। और ये जो 3 बिलियन बेस पेयर हैं, इनका सीक्वेंस किस तरह से होगा उस DNA में, उसको डिटरमाइन करने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। उसके बाद तीसरा, स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस। यानी जो इंफॉर्मेशन मिले उसको डाटाबेस में क्या किया जाए, स्टोर किया जाए। इम्प्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस, यानी डाटा एनालिसिस के लिए जो टूल्स है उसको भी इम्प्रूव किया जाए, उसको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को एनालाइज कर पाओ और ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को स्टोर कर पाओ। देखो, उसके बाद ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज। यानी इस टेक्नोलॉजी को, यानी आप देखोगे ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजीज मतलब जो टेक्नोलॉजी आपको मिल रही है कि हम जीन की सीक्वेंसिंग करा ले रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर दिया जाए कहाँ पर, अदर सेक्टर्स में, जैसे इंडस्ट्रीज में। अच्छा, इंडस्ट्रीज में कराने से क्या फ़ायदा होगा, तो इंडस्ट्रीज में आप देखोगे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूटिलाइज किया जा रहा है। अगर उस ऑर्गेनिज्म के सेल में प्रेजेंट जो जीनोम है, उस जीनोम की सीक्वेंसिंग कराई जाए, तो अलग अलग जीवों की कैपेबिलिटी पता चलेगी कि किस प्रकार के सीक्वेंस रखने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वो सरवाइव करने की कैपेसिटी उसमें ज़्यादा होगी, उसमें एनर्जी प्रोडक्शन की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, या वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। मतलब जीनोम की सीक्वेंसिंग के द्वारा हम ऑर्गेनिज्म को यूज करेंगे, ऑर्गेनिज्म की कैपेबिलिटी समझेंगे, उस आधार पर उसको यूटिलाइज करेंगे। देखिए, अगला क्या है इसमें, एड्रेस द इथिकल, लीगल एंड सोशल इशूज मतलब LC दैट में अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट। यानी यहाँ पर एथिकल, लीगल और सोशल इशूज जो आते हैं, जो कमियां आती हैं, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको में राइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट से जो राइज होंगी या जो निकलेंगी, इशूज निकलेंगी, इन सारी चीज़ें उनका भी हमें पहचान करना है या उनके बारे में भी हमें पता लगाना है। चलिए, अब देखते हैं कि क्या केवल ह्यूमन के DNA की ही सीक्वेंसिंग कराई गई। यहाँ पर देखो, कुछ नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म थे जिसके जीनोम की सीक्वेंसिंग कराई गई, और आप जानेंगे इन सभी ऑर्गेनिज्म को ह्यूमन के द्वारा यूज किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर बैक्टीरिया, ईस्ट हो गया, उसके बाद यहाँ पर सिनोरैबिडिटिस एलिजेंस है जो क्या है, एक फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड है। उसके बाद ड्रोसोफिला है, और प्लांट्स में राइस और अरबिडोप्सिस है। तो इन सभी नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के जीनोम की भी सीक्वेंसिंग कराई गई है, और इस सीक्वेंसिंग से क्या हमें पता चलता है, तो उसकी नेचुरल कैपेबिलिटी पता चलती है, ताकि उसको एनर्जी प्रोडक्शन में हम आसानी से यूज करें, उसको हेल्थ केयर में आसानी से यूज कर ले जाएं। तो ये बहुत सारे जो है आपको चीज़ें मिलेंगी जिसके द्वारा हम ऑर्गेनिज्म को यूज करेंगे। चलिए, अगला क्या है इसमें, मेथडोलॉजीज है। मेथडोलॉजीज का मतलब कि हम किस मेथड से DNA की सीक्वेंसिंग करते हैं। देखो, DNA की सीक्वेंसिंग करने के लिए यहाँ पर पहले तो दो यहाँ पे मेजर अप्रोचेस हैं, मतलब दो मुख्य उद्देश्य हैं हमें क्या क्या सीक्वेंसिंग करना है। तो क्या होल DNA को अगर आप सीक्वेंसिंग करोगे तो उसको सीक्वेंस एनोटेशन बोलते हैं, लेकिन अगर केवल DNA के उसी पार्ट को आप सीक्वेंसिंग करोगे जिसके द्वारा एक्सप्रेस होकर के प्रोटीन का निर्माण होगा या जिसके द्वारा RNA बनता है, तो यहाँ पर दो अप्रोचेज होंगे।
एक होगा क्या एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, जिसको ESTS कहते हैं। इसमें क्या होता है, सीक्वेंसिंग ऑफ जीन्स दैट आर एक्सप्रेस एज RNA, केवल ऐसे ही DNA सीक्वेंस की सीक्वेंसिंग करेंगे जो एक्सप्रेस होकर के RNA बनाता है। और दूसरा क्या है, सीक्वेंस एनोटेशन, जिसमें सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम दैट कंटेन्ड ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। मतलब आप होल DNA की सीक्वेंसिंग करोगे तो उसको क्या कहेंगे, सीक्वेंस एनोटेशन कहते हैं। देखिए क्या करेंगे हम, मेथडोलॉजीज में कैसे सीक्वेंसिंग करेंगे, तो इस चीज को यहाँ पर देखिए आप लोग क्या क्या है। जैसे यहाँ पर सेल के अंदर से पहले क्या करेंगे, DNA को आइसोलेट करेंगे। और DNA जब हम आइसोलेट करेंगे तो आप जानते हैं DNA का लेंथ बहुत बड़ा होता है, और सारे DNA को एक साथ में रेप्लिकेट कराना आसान नहीं होता है, उसका लिमिटेशन होता है। तो इसको क्या करेंगे, कट इनटू फ्रेगमेंट्स करेंगे, जिससे बहुत सारे फ्रेगमेंट यहाँ पर मिल जाएंगे। और यहाँ पर प्रत्येक फ्रेगमेंट को क्या करेंगे, किसी वेक्टर DNA मॉलिक्यूल्स में ऐड करेंगे। किसके लिए, क्लोनिंग के लिए। यहाँ पे देखो प्रत्येक फ्रेगमेंट्स को किस में ऐड करेंगे, तो वेक्टर DNA मॉलिक्यूल्स में। और वेक्टर DNA मॉलिक्यूल्स में जनरली किसको यूज किया जाता है, BAC और YAC को, मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को वेक्टर के रूप में यूज किया जाएगा। और वेक्टर के रूप में यूज करके और इसमें क्या लगा देते हैं, DNA का फ्रेगमेंट, और इसको फिर होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करेंगे, होस्ट सेल कौन सा होगा यहाँ पे, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, ईस्ट सेल्स भी हो सकता है। जैसा आप वेक्टर यूज करोगे वैसा आपको होस्ट यूज करना है। अगर आपने बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यूज किया है वेक्टर के रूप में, तो आपको होस्ट क्या लेना है, बैक्टीरिया लेना है। अगर ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, अगर उसको आपने वेक्टर के रूप में लिया है तो आप होस्ट सेल में ईस्ट ले सकते हैं। चलिए उस तरह से आप जो है क्या कराएंगे, जब ये आपका DNA फ्रेगमेंट, जैसे एक फ्रेगमेंट को आप लाते हैं यहाँ पर और इसमें ऐड करके होस्ट सेल में लाते हैं, होस्ट सेल में ये क्या होता है, होल DNA जो है वो क्या होगा, रेप्लिकेट होगा। और रेप्लिकेट होगा तो हमारे DNA फ्रेगमेंट की क्या बन जाएगी, तो हमारे DNA फ्रेगमेंट की क्या बन जाएगी, मल्टीपल कॉपी बन जाएगी, जिसको क्या कहते हैं, एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट कहेंगे। अब इसमें प्रत्येक फ्रेगमेंट को, यहाँ पे जितने फ्रेगमेंट की कॉपी बनी है ये सब सेम टाइप के होंगे। और फिर इसकी क्या कराई जाएगी, तो इसकी क्या करा जाएगी, सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। किसके द्वारा, तो यहाँ पर ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसर्स होंगे। ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसर्स होंगे जो सीक्वेंसिंग का काम करेंगे। और जो किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, तो आप कहोगे सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड पर। सेंगर की बात करें तो इनको फेडरिक सेंगर कहते हैं या F सेंगर कहते हैं। इन्होंने कौन सा मेथड डेवलप किया था, तो DNA के सीक्वेंसिंग का मेथड भी डेवलप किया था। साथ ही साथ किसी भी प्रोटीन में अमीनो एसिड के सीक्वेंस के डिटर्मिनेशन को भी, या डिटर्मिनेशन की टेक्निक को भी इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था। तो एफ सेंगर का इंपॉर्टेंट रोल होता है, चाहे वो DNA की सीक्वेंसिंग हो, चाहे वो प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड की सीक्वेंसिंग हो, ये दोनों से संबंधित हैं। तो जैसे एक फ्रेगमेंट आपने यहाँ क्या देखा, जैसे एक फ्रेगमेंट की यहाँ पर हमने सीक्वेंसिंग करा ली, वैसे दूसरे फ्रेगमेंट की भी हम सीक्वेंसिंग कराते रहेंगे, तीसरे की भी कराएंगे। जितने फ्रेगमेंट्स हैं सबकी सीक्वेंसिंग हम अलग अलग कराएंगे। और सीक्वेंसिंग में जो DNA में बेस पेयर का सीक्वेंस प्राप्त होगा, उस डाटा को आप जो है कहीं पर स्टोर। अब हम अगला पढ़ते हैं, इसमें क्या, सलाइन फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम का सलाइन फीचर्स क्या होगा, तो यहाँ पे देखो, द ह्यूमन जीनोम कंटेन्स 3164.7 मिलियन बेस पेयर। यानी ह्यूमन जीनोम के पास कितने जो है बेस पेयर हैं, तो 3164.7 मिलियन बेस पेयर हैं। और जो एवरेज जीन है उसमें लगभग कितने बेसेस पाए जाते हैं, तो 3000 बेसेस पाए जाएंगे। एवरेज जीन मतलब एवरेज जीन का जो बेस पेयर का क्रम होगा वो लगभग 3000 बेसेस होंगे। लेकिन यहाँ पर वेरिएशन शो होगा। जैसे यहाँ पर ह्यूमन का जो सबसे लार्जेस्ट नोन जीन है, जिसको डिस्ट्रोफिन कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे इसको। यानी ह्यूमन की बॉडी में सबसे लार्जेस्ट जीन कौन सा है, तो वो डिस्ट्रोफिन है, जो लगभग कितने बेसेस का बना होगा, तो 2.4 मिलियन बेसेस का बना होगा। द टोटल नंबर ऑफ जीन्स इज एस्टिमेटेड एट 30,000, मच लोअर देन प्रीवियस एस्टिमेट ऑफ 80,000 से 1,40,000 जीन। यानी जो पूर्व अनुमान था कि ह्यूमन के DNA में, ह्यूमन के टोटल जीनोम में जो जीन की संख्या थी वो लगभग इतनी थी, 80,000 से 1,40,000। इतना पूर्व अनुमान मतलब पहले अनुमान लगाया जाता था। लेकिन जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया गया तो उसमें पता चला कि लगभग जो है
केवल कितने जीन हैं, तो केवल 30,000 जीन्स ही पाए जाते हैं ह्यूमन जीनोम में। ये पुराना एस्टिमेट क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए इसमें क्या बताया गया, 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एग्जैक्टली द सेम इन ऑल पीपुल, यानी सभी पीपुल्स यानी सारे लोगों में, जितने ह्यूमंस हैं सभी ह्यूमंस में 99.9% जो बेस पेयर हैं वो क्या होते हैं, एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं। यानी केवल कितने अलग होंगे, तो आप कहोगे 0.1% ही बेसिस होते हैं जो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होते हैं। बाकी तो पर्सन टू पर्सन इतनी सारी सिमिलरिटीज है, बस केवल 0.1% बेसिस ही क्या होंगे, डिफर होते हैं। द फंक्शंस आर अननोन आर ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन, यानी जो डिस्कवर्ड जीन है उन सारे जीन का 50% जो जीन है उसका फंक्शन क्या है, अननोन है। मतलब केवल आधे जीन का ही फंक्शन हमें ज्ञात है, हमें पता चल पाया, बाकी आधे जो है लगभग 50% का हमें जो है फंक्शन नहीं पता लग पाया। अब देखो लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन, मतलब टोटल जीनोम का 2% से भी कम भाग प्रोटीन को कोड करता है। यानी प्रोटीन को कोड करने वाला जो जीन है या जो डीएनए का पार्ट है वो लगभग कितना है, टोटल जीनोम का केवल 2% से भी कम। यानी इतने छोटे से हिस्से में जीन का एक्सप्रेशन होकर के प्रोटीन बनाता है। आप देखो अधिकांशतः आप क्या कहोगे, उसमें नॉन कोडिंग सीक्वेंस ही पाया जाता है पूरे जीनोम में, पूरे डीएनए में। देखो रिपीटेड सीक्वेंसेस मेक अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। रिपीटेड सीक्वेंसेस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि ये डीएनए का स्टैंड है तो उसमें क्या मिलेगा, ए जी सी, फिर यहाँ पर ए जी सी, फिर यहाँ पर क्या मिलेगा, ए जी सी। ये क्या है, तो आप कहोगे रिपीटेड सीक्वेंसेस है। ये चार के बेसिस में यहाँ पर क्या मिल रहे हैं, ये रिपीट हो रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, रिपीटेड सीक्वेंसेस कहते हैं। और ये रिपीटेड सीक्वेंसेस ही जो है वो क्या बनाते हैं, लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम के लार्ज पोर्शन पर इसी तरह के रिपीटेड सीक्वेंसेस पाए जाते हैं। ये रिपीटेड सीक्वेंसेस कोई जरूरी नहीं चार में ही रिपीट होते हों, ये मतलब लगभग जो है 100 से 1000 बार जो है ये रिपीट होंगे। अभी यहाँ इस पॉइंट को आप पढ़ते हैं, रिपीटिव सीक्वेंसेस आर स्ट्रेच्ड ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस दैट आर रिपीटेड मेनी टाइम, sometimes 100 to 1000 times. They are thought to have no direct coding function, but they shed light on chromosome structure, dynamics and evolution. आप क्या देखोगे, जो रिपीटिव सीक्वेंस हैं वो विस्तृत रूप से डीएनए सीक्वेंस का भाग होते हैं या पूरे डीएनए पर विस्तृत रूप से फैले होते हैं। कौन से सीक्वेंस, रिपीटिव सीक्वेंस। और ये रिपीटेड होते हैं कई बार, जैसे कभी कभी ये जो है 100 से 1000 बार भी रिपीट होते हैं। मतलब ऐसे ऐसे ये लगभग कितनी बार रिपीट होंगे, 100 बार या फिर 1000 बार रिपीट होंगे, तो ऐसा सीक्वेंस मिलेगा। और ऐसे सीक्वेंस जो है ये क्या करते हैं, ये किसी प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं, ये क्या काम करते हैं, तो ये जो है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाते हैं और डायनेमिक्स में यानी गतिशीलता में हेल्प करेंगे, और इवोल्यूशन में मतलब जैव विकास में ये हेल्प करते हैं। तो इस तरह से ये पॉइंट आपको समझना है। यहाँ पे क्रोमोसोम 1 हैज मोस्ट जीन्स, क्रोमोसोम 1 के पास सबसे ज़्यादा जीन्स कितना है, तो यहाँ पे 2968 है। एंड द वाई क्रोमोसोम, जो वाई क्रोमोसोम है उसके पास सबसे कम जीन है, 231 जीन है। तो क्रोमोसोम पर ये जीन की संख्या हो जाएगी। उसके बाद अगला है, साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशन where single base DNA differences occur in humans। मतलब वैज्ञानिकों ने क्या देखा कि एक ह्यूमन के टोटल डीएनए में 1.4 मिलियन लोकेशन ऐसा है जिस लोकेशन पर जो बेसेस हैं वो पर्सन टू पर्सन क्या करते हैं, डिफरेंस होते हैं, डिफर होते हैं। तो ऐसे लोकेशन को किस नाम से जाना गया, तो ऐसे लोकेशन को क्या कहते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, जिसको हम स्निप्स भी कहते हैं। जिसको क्या कहेंगे, स्निप्स। मतलब हमारे टोटल जीनोम में कुछ ऐसे लोकेशन मिलेंगे जहां पर कुछ ऐसे बेसिस पाए जाएंगे जो पर्सन टू पर्सन क्या होंगे, डिफर होंगे। ऐसे लोकेशन को क्या कहेंगे, स्निप्स कहता है। अब देखो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद एप्लीकेशन ऑफ एचजीपी की बात करेंगे।
तो यहाँ पर मेडिसिन और हेल्थ केयर में इसका यूज होगा। जैसे फार्माकोजीनोमिक्स की बात करते हैं, फार्माकोजीनोमिक्स का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी ड्रग्स को ह्यूमन पॉपुलेशन पर अप्लाई करते हो तो ह्यूमन पॉपुलेशन में अलग अलग मेंबर्स पर उस ड्रग्स का जो इफेक्ट है वो अलग अलग होगा। इसका रीजन क्या है, उसका इफेक्ट अलग क्यों होता है? क्योंकि आप देखोगे कि पर्सन टू पर्सन जो डिफरेंसेस देखने को मिलता है उसके जीनोम या जेनेटिक मेकअप में, जिसका इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, ड्रग्स के प्रति रिस्पॉन्स करने में। तो इस तरह से डिजीज डायग्नोसिस में भी इसका हेल्प होगा, मतलब किसी भी रोग का पता लगाने के लिए। जीन थेरेपी में मतलब कोई डिसऑर्डर वाला जीन है तो उसकी जगह पर नॉर्मल जीन आप लगा सकते हो पहचान करके। और एग्रीकल्चर और लिव स्टॉक मतलब यहाँ पर पशुपालन या जो आप पशुधन भी कह सकते हो, ऐसे क्षेत्र में डीएनए सीक्वेंसिंग का क्या एप्लीकेशन है? तो यहाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा नई नई वैरायटी प्लांट और एनिमल की बनाई जाती है, लिव स्टॉक की ब्रीडिंग कराई जाएगी। तो ये सब आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। इन इन्वायरमेंटल स्टडीज में क्या आएगा, अंडरस्टैंडिंग एडाप्टेशन, एडाप्टेशन को समझने में, यानी कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में एडाप्ट कर पा रहा है और कौन सा ऑर्गेनिज्म एडाप्ट नहीं कर पा रहा है, इसका पता कैसे लगाएंगे? तो वहां पर उसके भी जेनेटिक मेकअप को देखेंगे, उसके जीनोम में प्रेजेंट जो डीएनए की सीक्वेंसिंग है उसको चेक करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि किस तरह के डीएनए या जेनेटिक मेकअप वाले पर्सन इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पा रहे हैं। रिस्क असेसमेंट की बात होती है तो इसमें क्या होगा, जैसे इन्वायरमेंट में बहुत सारे रिस्क होते हैं, जैसे क्या होता है रेडिएशन, जैसे क्या होगा रेडिएशन। अब इस रेडिएशन का इफेक्ट अलग अलग पर्सन पर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो हम कैसे समझेंगे कि ये अलग अलग क्यों होता है? उसके जेनेटिक मेकअप को, उसके सेल में प्रेजेंट जो डीएनए है उसमें बेसिस के क्रम को देखकर हम पता लगाएंगे कि किस बेस पेयर के सीक्वेंस वाले पर्सन रेडिएशन के प्रति अपने आप को बचा पाते हैं, और कुछ मतलब ऐसे पर्सन जो क्या करते हैं, जो अपने आप को उस रेडिएशन से नहीं बचा पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंतर्गत कर सकते हैं। उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च में आप देखो, साइंटिफिक रिसर्च में जैसे आप देखते हैं फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में इस टेक्नोलॉजी का या इस प्रोजेक्ट को यूज किया जाएगा। उसके बाद फ्यूचर चैलेंजेस ऑफ एचजीपी, मतलब भविष्य में क्या चैलेंजेस होंगे एचजीपी के, तो आप देखोगे इसमें कंप्यूटेशनल डिमांड बढ़ेगा, मतलब यहाँ पर कंप्यूटेशनल डिवाइसेस यूज होंगे इसमें, तो उसका डिमांड बढ़ेगा। कॉस्ट एंड रिसोर्सेस, मतलब उसका जो कास्ट है और उसके जो संसाधन है वो भी बढ़ेंगे। और मिस यूज ऑफ डाटा भी हो सकता है, मतलब जो डाटा हम सीक्वेंसिंग के द्वारा प्राप्त करते हैं उस डाटा को कोई इलीगल पर्सन के द्वारा मिसयूज भी किया जा सकता है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस तरह से सीक्वेंसिंग की जा रही है। तो आप देखोगे यहाँ पर एक यहाँ पे लेडी है, पर्सन है, और इसकी बॉडी से सेल निकाला गया, सेल से क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से क्या निकाला गया, डीएनए। अब डीएनए की क्या कराई गई यहाँ पर, सीक्वेंसिंग, और इस सीक्वेंसिंग को यहाँ पे डाटा के रूप में क्या कर लिया गया, स्टोर कर लिया गया। यहाँ पर डाटा के रूप में क्या कर लिया गया, स्टोर कर लिया गया। और स्टोर करने से हमें इसका पूरा जेनेटिक मेकअप पता चल गया कि इसके जीनोम में जो डीएनए है उसमें बेस का क्रम क्या है और कहाँ पर इसमें स्निप्स क्या क्या है, ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो इस वीडियो में हम टोटल ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अगले वीडियो में हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे।